क्या आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं, असली भी है या नहीं? हो सकता है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, वो सिर्फ एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो। जी हां, यह सिमुलेशन हाइपोथेसिस का सिद्धांत है। क्या हम वास्तव में एक कंप्यूटर जनित ब्रह्मांड में रह रहे हैं? आइए इस विचार पर गहराई से नजर डालते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस की जड़ें 2003 में प्रसिद्ध दार्शनिक निक बॉस्ट्रोम द्वारा प्रस्तुत की गई थीं। बॉस्ट्रोम का तर्क था कि हमारी वास्तविकता, जिसे हम असली समझते हैं, असल में एक अत्यधिक उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। उन्होंने 3 संभावनाएं बताईं, जिनमें से एक हमें सच्चाई के करीब ले जा सकती है। पहली संभावना, लगभग सभी सभ्यताएं जो हमारे जैसी या हमसे ज्यादा उन्नत हैं, किसी तकनीकी स्तर तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। दूसरी संभावना, अगर कोई सभ्यता इस तकनीकी स्तर तक पहुंच भी जाती है तो वे शायद इस प्रकार के सिमुलेशन बनाने में रुचि नहीं रखते। तीसरी संभावना, अगर उपरोक्त दोनों बातें गलत हैं तो इसका मतलब है कि हम लगभग निश्चित रूप से एक सिमुलेशन में ही रह रहे हैं। यानी अगर कि यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड को किसी प्रोग्राम या एल्गोरिथम के आधार पर डिजाइन किया गया है। मूर का नियम, मूर्स लॉ। मूर का नियम यह कहता है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर हर 2 साल में लगभग दोगुनी हो जाती है। यदि इस दर से कंप्यूटिंग शक्ति में वृद्धि होती रही तो यह संभव हो सकता है कि हम भविष्य में इतने उन्नत सिमुलेशन बना सकें जो पूरी तरह से वास्तविकता की तरह दिखें और महसूस हों। अगर हम सिमुलेशन में हैं तो यह विचार कई दार्शनिक और नैतिक सवाल उठाता है। वास्तविकता क्या है? अगर हमारी दुनिया सिमुलेशन है तो क्या हमारे अनुभव, हमारी भावनाएं और हमारे विचार भी असली नहीं हैं? कुछ दार्शनिक मानते हैं कि चाहे हम सिमुलेशन में हों या नहीं, हमारे अनुभव हमारे लिए वास्तविक होते हैं, इसलिए उनका महत्व बना रहता है। किसने बनाया सिमुलेशन? अगर हम सिमुलेशन में हैं तो किसने इसे बनाया? क्या यह भविष्य के मनुष्यों द्वारा बनाया गया है या फिर किसी उन्नत एलियन सभ्यता द्वारा? क्या सिमुलेशन के निर्माताओं को हमारी परवाह है या हम केवल एक अनुभव का हिस्सा हैं? क्या हम स्वतंत्र हैं? अगर यह सिमुलेशन है तो क्या हम स्वतंत्र इच्छा के साथ कार्य कर रहे हैं या हमारी हर हरकत पहले से निर्धारित होती है? क्या हमारे पास सचमुच अपनी जिंदगी के फैसले लेने की स्वतंत्रता है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस को कई लोग एक विचार अभ्यास मानते हैं। इस पर विश्वास करना या न करना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से वास्तविकता को समझते हैं। हालांकि यह विचार न केवल वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को बल्कि आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता का क्या मतलब है। आखिरकार सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारा ब्रह्मांड उतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। चाहे यह सिद्धांत सच हो या न हो, इस पर विचार करना हमें अपनी दुनिया के बारे में नई दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करता है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, वह असल में एक डिजिटल निर्माण हो सकता है। यह विचार हमें वास्तविकता की प्रकृति पर सवाल उठाने का एक नया तरीका देता है। क्या हम वास्तव में एक सिमुलेशन में हैं या यह केवल एक दार्शनिक अवधारणा है? यह सवाल जितना जटिल है उतना ही रोमांचक भी। क्या यह सच्चाई है या सिर्फ एक विचार? जवाब चाहे जो भी हो, यह विचार हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। वास्तव में क्या है? कल्पना कीजिए, आप एक विशाल और जटिल कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं, जहां हर चीज, आपके आसपास की दुनिया, आपके विचार और आपकी भावनाएं सभी प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं। अगर सिमुलेशन हाइपोथेसिस सच है तो सवाल उठता है, आखिर यह सिमुलेशन काम कैसे कर सकता है? आज के वीडियो में हम यह समझेंगे कि सिमुलेशन कैसे काम कर सकता है,
इसके पीछे की तकनीकी संभावनाएं क्या हो सकती हैं, और अगर हम वास्तव में एक सिमुलेशन में हैं तो इसे कैसे बनाया और चलाया जा सकता है। सिमुलेशन को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक कंप्यूटर गेम के रूप में सोचना। एक वीडियो गेम में जब आप किसी दुनिया के अंदर होते हैं तो उस गेम में हर चीज, परिवेश, किरदार, नियम कंप्यूटर कोड द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे ही आप गेम के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं वो दुनिया आपके सामने रेंडर हो जाती है, यानी उत्पन्न हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर हमारा ब्रह्मांड भी एक सिमुलेशन है तो जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वो रेंडर हो सकता है। जब हम किसी चीज को नहीं देख रहे होते तब वो मौजूद नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम उसे देखते हैं वो हमारे सामने आ जाती है। सिमुलेशन के अंदर जो कुछ भी हम देखते हैं वो प्रोग्रामिंग के आधार पर ही काम करता है। जैसे कि वीडियो गेम में एक खिलाड़ी अपने आसपास की दुनिया को देखता है, उसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी किसी कंप्यूटर कोड के माध्यम से संचालित हो सकता है। अगर ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है तो इसका निर्माण अत्यधिक जटिल गणितीय सूत्रों और एल्गोरिदम से किया गया होगा। ब्रह्मांड में जितने भी नियम हैं, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण हो, प्रकाश की गति हो या फिर क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब किसी प्रोग्रामिंग के हिस्से के रूप में काम कर सकते हैं। विज्ञान और गणित के कुछ सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक और समरूप हैं कि ये किसी गणितीय एल्गोरिदम का हिस्सा हो सकते हैं। उदाहरण के लिए फिजिक्स के नियम वे बहुत ही सुव्यवस्थित और गणितीय रूप से सटीक होते हैं। यह संकेत दे सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जिसे किसी ने कोडिंग के द्वारा डिजाइन किया हो। अगर ब्रह्मांड को कोड किया गया है तो यह संभव है कि इसमें बदलाव किए जा सकें। मान लीजिए अगर कोई कोड में कुछ बदलाव करता है तो ब्रह्मांड के नियम भी बदल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई गुरुत्वाकर्षण को बदल दे तो चीजें पूरी तरह से अलग तरीके से काम करेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस सिमुलेशन के अंदर हम कौन हैं? अगर हम इस सिमुलेशन का हिस्सा हैं तो क्या हमारी चेतना असली है या फिर वो भी किसी प्रोग्राम का हिस्सा है? आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विकसित हो रही है। एआई अब इतनी उन्नत हो चुकी है कि वो खुद निर्णय ले सकती है, सीख सकती है और कुछ हद तक सोच सकती है। अगर यह संभव है कि एक मशीन खुद सोचने लगे तो यह भी संभव है कि हम जो सोचते हैं वो भी एक प्रोग्राम का हिस्सा हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक दिन हम इतने उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच और अनुभव कर सकें। अगर यह संभव हो सकता है तो यह भी संभव है कि हमारी अपनी चेतना, हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी एक जटिल कंप्यूटर कोड का हिस्सा हों। पार्ट 4, क्वांटम मैकेनिक्स और सिमुलेशन के सबूत। क्वांटम फिजिक्स, खासकर क्वांटम सुपरपोजिशन और ऑब्जर्वर इफेक्ट, सिमुलेशन हाइपोथेसिस को बल देते हैं। क्वांटम स्तर पर जब तक कोई कणों को देखता नहीं, वे एक निश्चित स्थिति में नहीं होते। जैसे ही आप उन्हें देखते हैं, वे किसी एक स्थिति में आ जाते हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड केवल तब रेंडर होता है जब हम उसे देखते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वीडियो गेम का दृश्य तभी उत्पन्न होता है जब खिलाड़ी उसे देख रहा हो। अगर ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है तो यह संभव है कि हमारे चारों ओर का हर कण तब तक अस्तित्व में नहीं आता जब तक कि हम उसे देख न लें। यह सिद्धांत इस बात का संकेत हो सकता है कि सिमुलेशन की शक्ति और प्रोसेसिंग पावर को बचाने के लिए केवल वही चीजें रेंडर होती हैं जो जरूरी होती हैं। पार्ट 5, सिमुलेशन का ऊर्जा स्रोत। एक बड़ा सवाल यह भी है कि इस सिमुलेशन को चलाने के लिए ऊर्जा कहां से आती है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है तो इसे चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में प्रोसेसिंग पावर और ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मूर का नियम कहता है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है। अगर यह रुझान जारी रहा तो भविष्य में हम इतनी शक्तिशाली कंप्यूटर तकनीक विकसित कर सकते हैं जो ब्रह्मांड जैसे विशाल सिमुलेशन को भी चला सके। हालांकि हमें यह नहीं पता
कि सिमुलेशन को चलाने के लिए कितनी ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता होगी, लेकिन एक सिमुलेशन बनाने वाली उन्नत सभ्यता के पास इतनी प्रौद्योगिकी हो सकती है कि यह किसी प्रकार के असीमित ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर रही हो। पार्ट 6, क्या हम सिमुलेशन में हैं? आखिरकार यह सवाल बना रहता है कि क्या हम सिमुलेशन में हैं? कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि सिमुलेशन के अंदर के संकेत इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि उन्हें पहचान पाना लगभग असंभव है। लेकिन अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो शायद हमारे आसपास की दुनिया के छोटे-छोटे ग्लिच या विसंगतियां इसके संकेत हो सकते हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी वास्तविकता उतनी स्थिर नहीं है जितनी हमें लगती है। क्या हमने कभी कोई ऐसी अजीब घटना अनुभव की है जिसे समझा नहीं जा सकता? कुछ लोग मानते हैं कि ये घटनाएं सिमुलेशन के भीतर की गड़बड़ियों के संकेत हो सकती हैं। अगर ये घटनाएं सिमुलेशन की गड़बड़ियों के संकेत हैं, तो क्या यह मानना सही होगा कि हम किसी विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर रह रहे हैं? या फिर ये घटनाएं मात्र संयोग हैं जिन्हें हम गलत तरीके से समझ रहे हैं? यह प्रश्न खुला हुआ है और सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर विचार करते समय हमें इन्हीं सवालों के साथ जीना होगा। सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी वास्तविकता उतनी साधारण नहीं है जितनी हम सोचते हैं। यह विचार विज्ञान, तकनीक और दर्शन के जटिल प्रश्नों को एक साथ लाकर हमें हमारी पहचान और अस्तित्व पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप सिमुलेशन में यकीन रखते हैं या फिर इसे सिर्फ एक कल्पना मानते हैं? आपके विचार क्या हैं? हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जिस दुनिया में रहते हैं वो कितनी असली है? क्या यह हो सकता है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा ब्रह्मांड और हमारी चेतना सिर्फ एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो? क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत सिमुलेशन हाइपोथेसिस को बल देते हैं। क्वांटम दुनिया में कणों का व्यवहार बहुत अजीब होता है। क्वांटम सुपरपोजिशन और ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसी घटनाएं बताती हैं कि जब तक किसी कण को मापा या देखा नहीं जाता, वो एक साथ कई संभावनाओं में होता है। जैसे ही आप उसे देखते हैं, वो एक निश्चित स्थिति में आ जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कंप्यूटर ग्राफिक्स में होता है। जब तक कोई खिलाड़ी किसी विशेष स्थान की ओर नहीं जाता, वो जगह रेंडर नहीं होती। क्वांटम फिजिक्स का यह सिद्धांत इस बात का संकेत हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड भी केवल तभी अस्तित्व में आता है जब हम उसे देख रहे होते हैं, जिससे यह संभव है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हों। एक और प्रमाण जो सिमुलेशन हाइपोथेसिस को बल देता है, वह है ब्रह्मांड के नियमों की गणितीय संरचना। ब्रह्मांड के सारे नियम, चाहे वह गुरुत्वाकर्षण हो, प्रकाश की गति हो या फिर ऊर्जा का संरक्षण, सभी अत्यधिक सटीक गणितीय समीकरणों पर आधारित हैं। ऐसे में सवाल उठता है, ये गणितीय संरचनाएं इतनी सटीक और सुव्यवस्थित क्यों हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह संकेत हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड एक प्रोग्राम है जिसे किसी अत्यंत बुद्धिमान प्रोग्रामर ने गणितीय नियमों के आधार पर बनाया है। जैसे कि एक वीडियो गेम की दुनिया प्रोग्रामिंग कोड द्वारा संचालित होती है, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड भी हो सकता है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है, तो यह भी संभव है कि इसमें कुछ कंप्यूटेशनल सीमाएं हों। ब्रह्मांड के अंदर कुछ ऐसे पहलू हैं जो बताते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग पावर सीमित हो सकती है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड की अधिकतम गति यानी प्रकाश की गति किसी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग लिमिट के समान हो सकती है। अगर हम किसी सिमुलेशन में हैं, तो शायद हमारी दुनिया की सीमाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इसे चलाने वाले सिस्टम में भी कुछ कंप्यूटेशनल बाधाएं हैं। क्वांटम स्तर पर यह भी देखा गया है कि ब्रह्मांड में कुछ नियम अजीब तरह से सीमित और बाधित हैं। यह संकेत हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड किसी प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित है। एक और रहस्यमय प्रमाण आता है हमारे अपने शरीर के अंदर से, डीएनए से।
अगर हम डीएनए को देखें तो यह भी किसी कोड की तरह काम करता है। इसमें 4 अक्षर होते हैं, ए, टी, सी और जी, जो हमारे शरीर के हर हिस्से की जानकारी रखते हैं। कंप्यूटर कोड भी इसी तरह से काम करता है, 0 और 1 के साथ। कुछ वैज्ञानिक यह सोचते हैं कि डीएनए और कंप्यूटर कोड के बीच इतनी समानता यह संकेत दे सकती है कि हम भी एक विशाल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। यह विचार जितना अजीब लगता है, उतना ही पेचीदा भी है। अगर हमारा शरीर और ब्रह्मांड किसी तरह के कोड का हिस्सा हैं, तो यह सिमुलेशन थ्योरी को बल देता है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है, तो क्या इसमें कभी कोई गड़बड़ या ग्लिच हो सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। डेजा वू जैसी घटनाएं, जब आपको लगता है कि आपने पहले भी किसी घटना को बिल्कुल उसी तरह से अनुभव किया है, सिमुलेशन के अंदर की विसंगतियों के संकेत हो सकती हैं। यह ऐसा हो सकता है जैसे सिमुलेशन में कुछ गड़बड़ी आ गई हो और कोड में एक घटना 2 बार चल गई हो। इसके अलावा वैज्ञानिक अभी भी ऐसी घटनाओं पर शोध कर रहे हैं जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो हमारे ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन जिन्हें हम सीधे तौर पर देख या माप नहीं सकते, यह भी हो सकता है कि ये सिमुलेशन के अंदर छुपे हुए एलिमेंट्स हों। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिमुलेशन का एक हिस्सा हो सकता है जिसे हमारे सामने प्रकट नहीं किया गया है। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स, गणितीय संरचनाएं और ब्रह्मांड की सीमाएं ऐसे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि यह संभव हो सकता है कि हम एक सिमुलेशन में हैं। लेकिन अंतिम सच क्या है? यह सवाल अभी तक अनसुलझा है। क्या हम कभी यह जान पाएंगे कि हम सिमुलेशन में हैं या नहीं? यह रहस्य अभी भी बना हुआ है और इसका जवाब शायद भविष्य में ही मिल सकेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या हम सिमुलेशन में हैं? अगर सिमुलेशन हाइपोथेसिस सच है और हम एक कंप्यूटर जनित सिमुलेशन में हैं, तो इससे जुड़े कई दार्शनिक और नैतिक सवाल उठते हैं। हम कौन हैं? हमारे अस्तित्व का असली अर्थ क्या है? क्या हमारी स्वतंत्रता और नैतिक जिम्मेदारियां भी वास्तविक हैं या ये भी प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं? आज के इस वीडियो में हम इन गहरे सवालों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि सिमुलेशन थ्योरी के क्या दार्शनिक और नैतिक परिणाम हो सकते हैं। दार्शनिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या हमारा अस्तित्व असली है? रियलिटी का मतलब क्या है? अगर सब कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, तो क्या हमारा भौतिक अस्तित्व भी बस एक भ्रम है? दार्शनिक रेने डेस्कार्टेस का प्रसिद्ध कथन था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इस विचार में यह निहित है कि हमारी चेतना या सोचने की क्षमता हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। लेकिन अगर हमारी सोच भी किसी प्रोग्राम का हिस्सा है, तो क्या हमारा अस्तित्व सच्चा है या केवल एक डिजिटल निर्माण है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस यह सवाल खड़ा करती है कि असली और भ्रम के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। हो सकता है कि जो कुछ हम वास्तविक मानते हैं, वह वास्तव में सिर्फ एक जटिल कंप्यूटर कोड हो। एक और महत्वपूर्ण दार्शनिक सवाल यह है कि क्या हमें स्वतंत्रता प्राप्त है या हम सिमुलेशन के नियमों के अनुसार काम करने वाले बस कठपुतलियां हैं? अगर हमारा जीवन और हमारे फैसले भी सिमुलेशन का हिस्सा हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या हम वाकई अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं? अगर हम प्रोग्राम की तरह कार्य कर रहे हैं, तो हमारी इच्छाएं, हमारे निर्णय और यहां तक कि हमारे विचार भी पहले से तयशुदा हो सकते हैं। यहां तक कि जो स्वतंत्रता हमें महसूस होती है, वो भी एक इल्यूजन हो सकती है, बस एक ऐसा अनुभव जिसे सिमुलेशन ने हमारे लिए डिजाइन किया है। यह विचार भयावह हो सकता है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि हमारा कोई असली नियंत्रण नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें यह अनुभव हो रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, तो क्या यह अनुभव ही पर्याप्त नहीं है? यह सवाल हमेशा से दर्शन का एक बड़ा हिस्सा रहा है। क्या स्वतंत्रता महसूस करना स्वतंत्र होने के बराबर है?
सिमुलेशन थ्योरी के नैतिक पहलुओं पर विचार करते हुए एक बड़ा सवाल उठता है। अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो क्या हमारे नैतिक कार्यों का कोई महत्व है? क्या हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का सिमुलेशन में कोई असर है? अगर यह दुनिया वास्तविक नहीं है, तो क्या नैतिकता और जिम्मेदारी का कोई मतलब है? क्योंकि अगर सब कुछ प्रोग्रामिंग के अनुसार तय है, तो क्या हम किसी भी कर्म के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं? इसके बावजूद एक और पक्ष यह कहता है कि चाहे हम सिमुलेशन में हों या असली दुनिया में, अगर हमें नैतिकता का अनुभव होता है, तो वह अनुभव वास्तविक है। हमारे संबंध, हमारे कार्य और हमारा दुख या सुख सभी असली महसूस होते हैं। यह भावनाएं ही हमें नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं, चाहे वे एक सिमुलेशन का हिस्सा ही क्यों न हो। यही पार्ट 4, सिमुलेशन निर्माता का सवाल, द क्रिएटर ऑफ द सिमुलेशन। सिमुलेशन हाइपोथेसिस से यह सवाल भी खड़ा होता है, अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो इसे किसने बनाया? क्या हमारे ऊपर कोई सर्वशक्तिमान प्रोग्रामर है जिसने इस सिमुलेशन को तैयार किया? इस विचार से दार्शनिक और धार्मिक प्रश्न भी पैदा होते हैं। क्या यह प्रोग्रामर एक तरह का भगवान है? अगर ऐसा है, तो क्या हमारी प्रार्थनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म उस तक पहुंचते हैं? यह विचार हमें हमारे धार्मिक विश्वासों पर भी सवाल उठाने पर मजबूर कर सकता है। अगर हम एक सिमुलेशन का हिस्सा हैं, तो क्या हमारा रचनाकार हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया है, या यह सब सिर्फ एक प्रयोग है? डार्क बॉय, पार्ट 5, अस्तित्व का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। अंततः सिमुलेशन थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या यह दुनिया सिर्फ एक प्रयोग है, या इसका कोई गहरा अर्थ है? अगर हम किसी और की बनाई हुई दुनिया में हैं, तो क्या हमें अपने अस्तित्व का उद्देश्य खुद ढूंढना होगा, या यह पहले से निर्धारित है? यह विचार दर्शन के उन बड़े प्रश्नों को छूता है जिन्हें सदियों से दार्शनिकों ने उठाया है। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अगर यह सिमुलेशन है, तो क्या हमें अपने जीवन को वैसे ही जीना चाहिए जैसे हम अब तक जीते आए हैं, या हमें कुछ और ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए? फॉलोइंग पार्ट 6, सिमुलेशन का अंत, द एंड ऑफ द सिमुलेशन। और अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या इसका कोई अंत है? क्या हम कभी उस बिंदु तक पहुंचेंगे जब सिमुलेशन खत्म हो जाएगा, या हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा? यह सवाल उठता है कि अगर सिमुलेशन को किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, तो क्या वह उद्देश्य पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा? क्या यह हमारी दुनिया के अंत का संकेत हो सकता है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें न केवल विज्ञान, बल्कि दर्शन और नैतिकता के क्षेत्रों में भी कई बड़े सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है। क्या हमारा अस्तित्व असली है? क्या हम स्वतंत्र हैं? और अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो क्या इसका कोई उद्देश्य है? यह सवाल हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या हम वास्तव में सिमुलेशन में हैं? सिमुलेशन हाइपोथेसिस, जो कहती है कि हम सभी एक कंप्यूटर जनित सिमुलेशन में रह रहे हैं, ने दुनिया भर में दार्शनिक, वैज्ञानिक और आम जनता का ध्यान आकर्षित किया है। लेकिन जितनी बड़ी और आकर्षक यह थ्योरी लगती है, उतनी ही अधिक आलोचनाएं और तर्क वितर्क भी इसके खिलाफ उठते हैं। इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण आलोचनाओं और तर्कों पर चर्चा करेंगे जो सिमुलेशन हाइपोथेसिस को चुनौती देते हैं। क्या यह थ्योरी वास्तव में तर्कसंगत है, या यह बस एक और दिलचस्प कल्पना मात्र है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस के खिलाफ उठने वाली सबसे पहली और आम आलोचना यह है कि इसके समर्थन में कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। यह थ्योरी एक विचार पर आधारित है, लेकिन इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। कई वैज्ञानिक और दार्शनिक कहते हैं कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस के समर्थक बस यह दावा कर रहे हैं कि हम सिमुलेशन में हैं, लेकिन इसे कैसे सिद्ध किया जाए, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। अगर यह थ्योरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखी जाए, तो यह तब तक केवल एक कल्पना है जब तक इसके समर्थन में ठोस सबूत न मिले।
एक अन्य आलोचना गॉड ऑफ द गैप्स का तर्क है। यह तर्क कहता है कि जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते तो हम उसे एक अदृश्य शक्ति या अवधारणा से जोड़ देते हैं, जैसे कि भगवान या इस मामले में एक सिमुलेशन। कई आलोचकों का मानना है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस इसी तरह से काम करती है। जो सवाल हमें विज्ञान से नहीं मिलते, जैसे हम यहां क्यों हैं या इस ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है, उनके जवाब के रूप में लोग सिमुलेशन का सिद्धांत इस्तेमाल कर लेते हैं। आलोचकों का कहना है कि यह केवल अज्ञात को समझने का एक आसान तरीका हो सकता है, न कि सच्चाई का प्रतिबिंब। जब तक कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिलता, इसे बस एक और गॉड ऑफ द गैप तर्क के रूप में देखा जाएगा। अगर सिमुलेशन हाइपोथेसिस सच है तो इससे जुड़े कई नैतिक और दार्शनिक प्रश्न खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो क्या हमारा जीवन और हमारे कार्य वास्तविक मायने रखते हैं? अगर हम एक प्रोग्राम के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो हमारे नैतिक निर्णयों और जिम्मेदारियों का क्या अर्थ है? यह सवाल कई आलोचकों को परेशान करता है। अगर हम यह मान लें कि हम बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम के पात्र हैं, तो यह हमारी नैतिक जिम्मेदारियों और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत को चुनौती देता है। क्या हमारे कर्म असली हैं या हम केवल एक पूर्व निर्धारित प्रोग्रामिंग का हिस्सा हैं? कुछ तर्क वितर्क आधारित आलोचनाएं भी सिमुलेशन हाइपोथेसिस के खिलाफ उठाई जाती हैं। कुछ आलोचक इसे टेस्टेबल नहीं मानते, यानी इसे किसी भी तरह से वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से जांचा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी ऐसी थ्योरी पर विश्वास करते हैं जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो यह वैज्ञानिक रूप से विफल मानी जाती है। अगर हम इसे परीक्षण नहीं कर सकते या इसे साबित नहीं कर सकते, तो क्या यह एक वैध थ्योरी है? कुछ तर्कशील आलोचक इसे एक तरह की अवांछनीय परिकल्पना मानते हैं, जिसमें तथ्यों और तर्कों के बिना कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह बात भी कई दार्शनिकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। अगर हम इसे साबित नहीं कर सकते, तो हमें इस पर विश्वास क्यों करना चाहिए? ओकहम का उस्तरा एक सिद्धांत है जो कहता है कि सबसे सरल समाधान अक्सर सबसे सही होता है। इस सिद्धांत के आधार पर आलोचकों का मानना है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस आवश्यकता से अधिक जटिल है। अगर हम सिमुलेशन थ्योरी को माने, तो हमें मानना होगा कि किसी अन्य सभ्यता ने इस जटिल ब्रह्मांड को बनाया है, जो एक असाधारण दावा है। इससे अधिक सरल समाधान यह हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड असली है और इसकी जटिलता हमारी समझ के बाहर हो सकती है, न कि किसी सिमुलेशन का परिणाम। ओकहम के उस्तरे के अनुसार किसी भी समस्या का सबसे सरल और स्पष्ट समाधान सबसे सही होने की संभावना होती है। इसलिए कुछ आलोचकों का कहना है कि हमें सिमुलेशन सिद्धांत को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, जब तक कि कोई स्पष्ट और सरल प्रमाण न मिले। कुछ आलोचकों का तर्क है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमारे मानव मस्तिष्क की सीमाओं का परिणाम है। हमारे मस्तिष्क को हमेशा हर चीज को किसी रूप में समझने की कोशिश करनी होती है, और जब हम अपने ब्रह्मांड की जटिलताओं का सामना करते हैं, तो हम उसे उन रूपों में समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे कि कंप्यूटर और सिमुलेशन। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक मानव निर्मित दृष्टिकोण है जो हमारी अपनी तकनीकी समझ पर आधारित है। शायद ब्रह्मांड की असली प्रकृति कुछ ऐसी है जिसे हमारा मस्तिष्क अभी पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं है। यह थ्योरी दर्शाती है कि मानव मस्तिष्क की सीमाएं हमें अपने वास्तविकता को पूरी तरह से समझने से रोक सकती हैं। शायद यह भी एक कारण है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस उतनी सटीक नहीं हो सकती जितनी हम मानते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक विचार है जो जितना आकर्षक है, उतना ही विवादास्पद भी। इस पर जितने समर्थन हैं, उतने ही विरोध भी। यह हमें अपने अस्तित्व और वास्तविकता के बारे में गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करता है। तो क्या हम वास्तव में एक सिमुलेशन में हैं? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।
हमने सिमुलेशन हाइपोथेसिस पर गहराई से विचार किया है। क्या हमारा ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम है? भविष्य में इस हाइपोथेसिस का प्रभाव क्या हो सकता है? अगर यह सिद्धांत सच साबित हुआ तो यह हमारे विज्ञान, दर्शन, समाज और हमारी सभ्यता पर कैसा असर डालेगा? अगर सिमुलेशन हाइपोथेसिस सच होती है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। विज्ञान अब सिर्फ ब्रह्मांड के नियमों को समझने तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बजाय वैज्ञानिक यह अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार यह नियम प्रोग्राम किए गए हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिमुलेशन तकनीक में हो रहे विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह संभव हो सकता है कि भविष्य में हम खुद अपनी नई सिमुलेटेड दुनियाएं बना सकें, एक सिमुलेशन के अंदर और सिमुलेशन। सोचिए, अगर हम अपने खुद के सिमुलेशन बना सकें तो हम न सिर्फ नए ब्रह्मांड बना सकेंगे बल्कि उनके नियम भी तय कर सकेंगे। यह हमारी प्रौद्योगिकी और विज्ञान की समझ को एक नई दिशा में ले जाएगा। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव भी गहरे होंगे। यह विचार कि हमारी वास्तविकता कृत्रिम है, कई पुराने विश्वासों और जीवन के अर्थ पर सवाल उठाएगा। क्या हम सच में स्वतंत्र हैं या हमारी इच्छाएं और कर्म भी इस सिमुलेशन का हिस्सा हैं? कुछ लोग इसे आधुनिक विज्ञान और धर्म के बीच का एक पुल मान सकते हैं। अगर हमारी चेतना सिमुलेशन से परे है तो यह सवाल उठता है, क्या आत्मा असली है या यह भी प्रोग्राम का हिस्सा है? ये सवाल हमारी आत्मा और चेतना को एक नई रोशनी में देखेंगे। समाज और राजनीति पर भी सिमुलेशन हाइपोथेसिस का असर गहरा होगा। अगर यह साबित हो जाता है कि हमारा ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है तो हमारी नैतिकता, कानून और सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन होगा। क्या हमें सिमुलेशन में पैदा हुए व्यक्तियों को उतने ही अधिकार देने चाहिए जितने असली व्यक्तियों को? राजनीतिक स्तर पर यह सवाल उठ सकता है कि सिमुलेशन को नियंत्रित करने वाली ताकतें कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है? क्या हमें उन शक्तियों से स्वतंत्रता चाहिए या फिर सिमुलेशन की व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए? इन सवालों से समाज में बड़े बदलाव आ सकते हैं। पार्ट 4, सिमुलेशन के नैतिक प्रश्न और भविष्य। सिमुलेशन हाइपोथेसिस भविष्य में नैतिक प्रश्न भी उठाएगी। क्या हमें अपने खुद के सिमुलेशन बनाने का अधिकार है? और अगर हम ऐसा करते हैं तो उन सिमुलेशन में रहने वाले व्यक्तियों के साथ हमारा क्या कर्तव्य है? क्या उनके पास भी वही अधिकार होंगे जो हमारे पास हैं? भविष्य में यह संभव हो सकता है कि हमारी बनाई गई सिमुलेटेड दुनियाओं में रहने वाले प्राणी भी चेतना और इच्छाओं के साथ विकसित हो जाएं। ऐसे में क्या हम उनके साथ नैतिक रूप से सही व्यवहार करेंगे या उन्हें सिर्फ प्रोग्राम समझकर उनके अस्तित्व को नजरअंदाज करेंगे? पार्ट 5, सिमुलेशन हाइपोथेसिस के भविष्य की संभावनाएं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के सच होने से भविष्य की संभावनाएं अनगिनत हैं। हमारा समाज, विज्ञान और व्यक्तिगत अस्तित्व एक नई दिशा में विकसित हो सकते हैं। अगर हम खुद के सिमुलेशन बना सकते हैं तो हम अपनी दुनिया के सीमाओं से परे जाकर नई संभावनाओं को खोज सकते हैं। परंतु इसके साथ ही हमें अपने नैतिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होगा। अगर हम अपने भविष्य को एक सिमुलेशन के रूप में देखते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह सिमुलेशन समानता, न्याय और नैतिकता के साथ चलता हो। सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमारे भविष्य को अनगिनत तरीकों से बदल सकता है। विज्ञान, दर्शन, समाज और नैतिकता सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव होगा। अब यह हम पर निर्भर है कि हम इस संभावना का सामना कैसे करते हैं। क्या हम इसे गले लगाएंगे या इससे बचने की कोशिश करेंगे? ये कंक्लूजन, सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक रहस्यमय और रोमांचक अवधारणा है। अगर हम वास्तव में सिमुलेशन में हैं तो इससे बाहर निकलने के कई संभावित तरीके हो सकते हैं, लेकिन अंत में सवाल यह है, क्या हम इस सिमुलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर यह सिमुलेशन हमारी वास्तविकता बन चुकी है?
यह सवाल हम सभी के लिए है। क्या आप इस सिमुलेशन से बाहर निकलना चाहेंगे? क्या हम सचमुच एक कंप्यूटर जनित ब्रह्मांड में रह रहे हैं या यह सब सिर्फ एक काल्पनिक विचार है? जवाब चाहे जो भी हो, यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करेगा। वास्तव में क्या है? सिमुलेशन हाइपोथेसिस हमें न केवल विज्ञान बल्कि दर्शन और नैतिकता के क्षेत्रों में भी कई बड़े सवालों के जवाब ढूंढने पर मजबूर करती है। क्या हमारा अस्तित्व असली है? क्या हम स्वतंत्र हैं? और अगर हम सिमुलेशन में हैं, तो क्या इसका कोई उद्देश्य है? यह सवाल हमें हमेशा के लिए सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या हम वास्तव में सिमुलेशन में हैं? अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और ऐसे ही और गहरे सवालों के जवाब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।